हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल्पना जोशी। आज हम हिंदी बुक सुबोध का पार्ट 2 वरदराज की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें इसमें ये बताया गया है कि अभ्यास का क्या महत्व है, कैसे कड़ी मेहनत से एक मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। वरदराज इसका जीता जागता उदाहरण है। मूर्ख वरदराज अभ्यास के बल पर संस्कृत का प्राकंड पंडित बन गया। तो इस पार्ट में हम वरदराज की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे वह एक मूर्ख बालक था जो एक बाद में जाके एक संस्कृत का प्राकंड पंडित बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को हम। प्राचीन काल की बात है, एक बालक था वरदराज। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब उसके पिता ने एक गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। आश्रम में रह के गुरु जी के पास और भी कितने बालक पढ़ते थे। उन दिनों आजकल की तरह स्कूल नहीं थे। तब गुरुजी की सेवा में रह के बालक पढ़ते थे और तरह तरह की विद्या सीखते थे। वरदराज भी वहां पढ़ने लगा। तो 5 वर्ष का था जब वरदराज, तो वहां पे उसके पिताजी ने एक आश्रम में उसको भेजा पढ़ने के लिए, जहाँ पे गुरुजी थे जो सभी बच्चों को पढ़ाते थे। और वहां पे सारे जो बच्चे थे वो गुरुजी की सेवा भी करते थे और विद्या भी सीखते थे। तो वहां वरदराज भी पढ़ने के लिए चला गया। वरदराज एकदम मंदबुद्धि बालक था। उसे पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते चले गए। वरदराज 1 साल की पढ़ाई में 3-3 साल लगाता था। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते थे, पर सब बेकार, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। तो जब वरदराज वहां पे पढ़ रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा मंदबुद्धि था। उसको कुछ भी पढ़ाई समझ नहीं आती थी। गुरुजी उसको अलग से भी पढ़ाते थे, फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आता था। और वो 1 साल की पढ़ाई में, जो कि जैसे 1 क्लास होती है, 2 क्लास होती है, तो वो 1 क्लास की पढ़ाई को 3-3 साल लगाकर भी पूरा नहीं कर पाता था। तो बहुत ही ज्यादा मंदबुद्धि बालक था। सब कुछ बेकार जाता था। गुरुजी ने बहुत मेहनत करी, उसको अलग से भी पढ़ाया, पर सब कुछ बेकार। आश्रम में सभी उसका मजाक उड़ाते, सहपाठी उसे छेड़ते। कोई उसको बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कोई हंसी उड़ाते हुए कहता, जब ब्रह्मा जी सबको बुद्धि बांट रहे थे तब यह सोया हुआ था, इसीलिए उसे बुद्धि नहीं मिल पाई। ऐसी ही कितनी बातें उसे सुनने को मिलती थी। तो वहां पे जो सारे उसके मित्र थे उसका सभी मजाक उड़ाते थे। उसको सब बुद्धू कह के बोलते थे, मूर्खराज बोलते थे। तो काफी उसका मजाक उड़ाया जाता था। और उसको बोलते थे कि जैसे ब्रह्मा जी जब विद्या बांट रहे थे, जैसे भगवान को भी विद्या बांट रहे होंगे, तब ये सो रहा होगा, इसलिए उसको विद्या नहीं मिल पाई और इसलिए ये इतने ज्यादा मूर्ख है कि 1 साल की पढ़ाई में 3-3 साल लगा देता है। वैसे वरदराज स्वस्थ और हष्टपुष्ट था, देखने में भी सुंदर था, पर जहां तक पढ़ाई का सवाल है वह बिल्कुल मूर्ख था। उसे आश्रम में आए 5 वर्ष बीत चुके थे, पर वह अभी भी कुछ भी पढ़ना लिखना सीख नहीं पाया था। बाद में आए विद्यार्थी भी उससे कहीं आगे निकल गए थे। तो जो वरदराज था पढ़ने बहुत ज्यादा कमजोर था, देखने में हष्टपुष्ट था, सुंदर था, लेकिन पढ़ाई का जहाँ बात होती थी वहां पे बिल्कुल पढ़ने में मूर्ख था और वो कुछ भी सीख नहीं पाया था। 5 वर्ष बीत चुके थे और उसके सारे विद्यार्थी उससे आगे निकल गए थे। उसके बाद आए छात्र भी उससे आगे निकल गए थे। गुरुजी उसकी दशा से निराश हो गए। एक दिन उन्होंने वरदराज को बुला के कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं। मैंने तुम्हें पढ़ाने का कितना प्रयत्न किया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा है कि तुम घर लौट जाओ और वहां का कामकाज देखो। तो गुरुजी भी उससे बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी उसके साथ, पर वो फिर भी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया था। और आखिर में आके गुरुजी ने उसको अपने पास बुला के उसे समझाया। वरदराज सोच में पड़ गया। उसके पिता बड़े विद्वान थे। वह कैसे कहेगा कि गुरुजी ने मंदबुद्धि होने के कारण उसे पढ़ाने से मना कर दिया है। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा निरक्षर। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। जब गुरुजी ने बुलाकर उसे समझाया कि तुम वापस लौट जाओ, तो जो वरदराज था वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया कि कैसे वो वापस जाएगा, कैसे वो अपने पिताजी को जाके बोलेगा कि मुझे उन्होंने पढ़ाने से मना कर दिया है और मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कैसे मैं अपने पिताजी को जाके बोलूंगा, और जब घर लौटूंगा तो वहां पे लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि जो पिताजी हैं उनके वो बहुत बड़े विद्वान हैं और बेटा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया। तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन होने स्टार्ट हो गई कि मैं कैसे आगे जाके जवाब दूंगा, घर जाके कैसे जवाब दूंगा, और उसको आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया। अंत में वरदराज ने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हो गया।
शर्म के मारे उसके पैर उठते ही नहीं थे। वह उदास अनबना सा चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा सा भी मन नहीं था, पर अन्य कोई ठौर ठिकाना नहीं था। तो जब उसको जाने की बारी आई तो उसने अपने सारे कपड़े वगैरह सब जो भी थे उसकी गठरी बांधी और अपने गुरुजी के पैर छुए, साथियों से गले मिला और आगे बढ़ गया। पर उसको इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी, उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे कि कैसे वो वापस जाएगा, कैसे क्या जवाब देगा घर जाके। उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रखी थी और भारी मन से वो धीरे धीरे चलने लगा। और उसको पता था कि अगर घर नहीं गया और उसके अलावा कहीं और वो जा भी नहीं सकता था, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह आश्रम से सवेरे चला था। अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दे दिया था। अब तक उसे भूख भी लगाई थी और प्यास भी। वह थक चुका था। तो जब वहां से वापस आ रहा था आश्रम से, तो गुरुजी ने उसको पोटली में थोड़ा सा सत्तू दे दिया था कि भूख लगेगी तो खा लेना। तो जब उसको भूख लगी तो वो उसको खाने के लिए वहां पे रुका और उसको पानी भी पीना था, उसको प्यास भी लग चुकी थी, तो वो वहां पे रुक गया। वह कहीं रुककर विश्राम करना और सत्तू खाना चाहता था। उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगह पर गया और वहीं रास्ते पे वो रुक गया और उसको वहां पे एक कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि चलो यहीं पे रुक के मैं अपना सत्तू खा लेता हूँ। वरदराज ने देखा कि कुएं की जगह पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर पर गड्ढे पड़े हुए हैं। यह देख के उसका दिमाग भी बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर तक को काट सकती है, तो क्या बार बार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? और उसको ये सोच में पड़ गया उसको देखकर। जब उसने देखा कि कुएं जब ये जो रस्सी है कुएं की, इसमें बार बार उसको ऊपर लेके आता है पानी, और रस्सी जब रगड़ती है पत्थर पे, कुएं की दीवार पे जब रगड़ती है, तो वहां पे उससे कुछ दीवार टूट गई थी और वहां पे गड्ढे बन गए थे, निशान बन गए थे रस्सी के। तब उसको लगा कि जब ये कोमल जो रेशे हैं, रस्सी कोमल धागों से बनी हुई होती है, उससे अगर एक पत्थर कट सकता है अगर उसके बार बार रगड़ खाने से, तो क्या मैं बार बार परिश्रम करूंगा, बार बार मेहनत करूंगा, लगन से पढ़ूंगा, तो क्या मुझे पढ़ना नहीं आ सकता? और वह सोच देख के वो सोच में पड़ गया। कुएं की जगह पर मिट्टी के घड़े रखे जाने परिणाम स्वरूप वहां पत्थरों पर भी गड्ढे बन जाते हैं, तो मेरे दिमाग में भी ज्ञान के गड्ढे बन सकते हैं। जब उसने देखा कि जब ये मटकी रखी हुई है कुएं के पास और वहां पे बार बार मटका रखने से एक गड्ढे का निशान बन गया, तो उसने देखा कि जब ये बार बार यहाँ पे रखे जाने से गड्ढे बन सकते हैं, तो मेरे जो दिमाग में क्या ज्ञान के गड्ढे नहीं बन सकते? क्या मैं पढ़ लिख नहीं सकता? बस फिर क्या था, वह स्वयं बोल उठा, मैं फिर से परिश्रम पूर्वक पढ़ूंगा, देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। अब वरदराज के स्वर में दृढ़ता थी, आत्मविश्वास था। उसने कुछ कर दिखाने का संकल्प लिया। अब उसने अपनी दिशा तय कर ली थी। उसने कुएं पे रखे ढोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पानी पीकर प्यास बुझाई। अब वह तेज कदमों से आश्रम की ओर चल रहा था। उसकी निराश और उदासी दूर हो चुकी थी। अब वह एक नए रूप में वरदराज लग रहा था। जब उसने ये सब देखा, वहां पे रस्सी की रगड़ से पत्थर पे गड्ढे बने हुए देखे, मटके की जगह पे वहां पे गड्ढे बने हुए देखे, तो उसको ये दृढ़ निश्चय कर लिया उसने ये कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब ऐसा ये देख के उसने जो दृश्य देखा कुएं के पास, तो उसने अपनी सोच बदल ली और उसने वापस जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि मैं भी क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं भी क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। और उसमें जो बहुत ज्यादा वो जो उदास हो रखा था और निराश हो रखा था, वो सारी उसकी उदासी भी दूर हो गई और तेज कदमों से वो वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। सूर्यास्त होने से पहले वह गुरुजी के आश्रम में जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम तो अपने घर नहीं गए क्या? वरदराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया हूँ। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैंने निश्चय कर किया है कि मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा। आज से मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। और गुरुजी को उसने बताया कि मैं वापस गया था लेकिन मैं लौट आया हूँ और अब मैं पूरी लगन से मेहनत से पढ़ाई करूंगा, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यह सुनकर गुरुजी का दिल पिघल गया। वह बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। जो कुछ कह रहे हो यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो उसने गुरुजी ने भी उसको बोला कि ठीक है, कुछ दिन मैं और तुम्हें पढ़ा के देखता हूँ, अगर तुम कुछ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे तो मुझे भी खुशी होगी। क्योंकि शिक्षक जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर वो बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसमें खुशी क्यों नहीं मिलेगी? उसको बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सीख पा रहा है, आगे बढ़ पा रहा है।
तो उसके लिए बहुत ही खुशी का अवसर था। तो गुरुजी ने उसको आज्ञा दे दी कि ठीक है, मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगा। वरदराज की पढ़ाई पुनः शुरू हो गई। अब तो उसकी भूख और नींद का पता नहीं कहाँ गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में एक भी क्षण बेकार नहीं गवाता था। अब तो चमत्कार ही हो गया था। जो पाठ याद करना उसके ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, अब वही सरल हो गया। गुरुजी तथा आश्रम के अन्य छात्र उसके इस परिवर्तन को देख के आश्चर्य में डूब गए और उसने दिन रात मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी और उसके इस परिश्रम को देख के आश्रम के जितने बच्चे थे उनको भी हैरानी हुई और गुरुजी को भी हैरानी हुई कि ये अपनी मेहनत से अब आगे बढ़ रहा है। धीरे 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 स्थिति बदली। अब वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज बुद्धिमान बन गया। यह सब उसकी लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। तो धीरे धीरे स्थिति बदलती चली गई और जो वरदराज जिसकी गिनती मन बुद्धि वालों को में होती थी, अब वो बुद्धिमान बन गया था और यह सब उसकी लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। आगे चल के यही वरदराज एक प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वह महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। यह व्याकरण कठिन होने के कारण विद्यार्थियों को समझ नहीं आता था। वरदराज ने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को अनुभव किया। उनकी इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्हीं वरदराज ने मुग्ध मोद नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना भी की। आगे चल के यही जो वरदराज थे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध विद्वान महापंडित बने। राज्यसभा में उनको महापंडित की उपाधि दी गई। वहां पे उन्होंने कार्य किया और बाद में आगे जाके उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों को जो पाणिनि का जो व्याकरण है बहुत ज्यादा कठिन है, तो उसकी भी उन्होंने दोबारा से रचना करी। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करी जिससे बच्चों को आसानी हुई संस्कृत को समझने में। तो इस प्रकार उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने जीवन को सुधारा। आगे चल के वो सफल एक व्यक्ति बने। वरदराज के जीवन की इस घटना के आधार पर वह लोकोक्ति दोहा बनकर प्रसिद्ध हो गई और बाद में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई उनकी मेहनत और लगन से। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कहते हैं जिस प्रकार से रस्सी के बार बार खींचे जाने पर कुएं की दीवार पर निशान बन जाते हैं, अपना निशान छोड़ देती है रस्सी, तो क्या हम बार बार कड़ी मेहनत करके सफल नहीं बन सकते? हमारी अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकते, बुद्धिमान नहीं बन सकते? तो इसी प्रकार यहाँ पे समझाया गया है वरदराज की कहानी के द्वारा कि किस प्रकार वरदराज ने अपनी कड़ी मेहनत से, जो उसको सब लोग दोस्त उसके मजाक उड़ाते थे, मन बुद्धि, उसको विद्या नहीं है, जो उसका मजाक उड़ाते थे, वो भी उसको देखते रह गए कि कैसे उसने कड़ी मेहनत से अपने आप को बदल लिया, अपने आप को एक विद्वान बालक बना लिया। तो आप भी कड़ी मेहनत करिए, कोशिश करते रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं हो सकता। आप ये सोचिए हमेशा कि हाँ, मैं इसको कर सकता हूँ। कोशिश करिए। कहीं दिक्कतें आती हैं तो आपके पास हर कोई है, आपके अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं सिखाने के लिए। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, तो आगे जाके एक दिन आप जरूर सफल व्यक्ति बनेंगे। तो कहानी वरदराज यहीं पे समाप्त होती है। तो ये भाग 1 है। भाग 2 में आप देखेंगे इसके सारे प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य। तो जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तो इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखिए और वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।